हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फार्माकोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर हम एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो हम बहुत ब्रीफ में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंसाइजली रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फार्माकोलॉजी। तो आपको बहुत छोटी सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फार्माकोलॉजी एक साइंस ऑफ ड्रग्स है, जिसके अंदर हम ड्रग की स्टडी करते हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन हुए, उस रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, उनका नेचर क्या है, बॉडी में कैसे एक्ट करते हैं, किन प्रॉपर्टीज की वजह से कौन सा इफेक्ट वो बॉडी में शो करते हैं। फार्मिकॉन वर्ड जो इसका मतलब साइंस होता है, और लॉजी है जैसे बायोलॉजी, तो उसके अंदर हम स्टडी से लॉजी वर्ड ड्राइव्ड है। फिर जो फार्मेसी होती है वो ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम एक्शन ऑफ ड्रग को भी स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन कौन से सिंगल पार्ट पे वो एक्ट कर रहे हैं, पूरी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, कौन से टिश्यू पे एक्ट कर रहे हैं। तो फार्माकोलॉजी मेनली मॉडर्न साइंस का पार्ट है। दो मेन डिविजन इसकी है, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसकी बहुत ब्रीफ में आपको डेफिनेशन पूछी जाती है वेरी शॉर्ट के लिए कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी, व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आपको पता होना चाहिए डायनेमिक का मतलब होता है एक्शन या फिर जो मोशन में। तो इट इज अ साइंस बाय विच वी कैन स्टडी द डायनेमिक एक्शन ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन हमने खाई वो कैसे उसका एक्शन हो रहा है। उस पूरे प्रोसेस को जब हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे स्टडी करते हैं उसको हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। इसमें एक्शन ऑफ ड्रग ऑन दी बॉडी मेनली मतलब है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बॉडी के अंदर जो ड्रग हमने लिया है उसका क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन है, कैसे वो अब्जॉर्ब हुआ, बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, कैसे उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे उसका एक्सक्रीशन हुआ, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे उसकी स्टोरेज हुई। तो इसकी जब स्टडी बॉडी की जाती है उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। अलग अलग ब्रांचेज और अगर आपसे पूछे कौन कौन से, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है, कीमोथेरेपी होती है, फार्मेसी होती है, टॉक्सिकोलॉजी जिसमें हम पॉइजनस सब्सटेंस का इफेक्ट देखते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स जिसमें हम नॉलेज डिजीज के रिगार्डिंग कि उसका अगर ड्रग दिया कितना क्या है, कितना उसका माइग्रेशन है, कितना वो डिजीज में हेल्पफुल है। तो ये अलग अलग आप रीड कर लेना, पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, वहां से डाउनलोड करके। नेक्स्ट आता है आपका ड्रग में ही ड्राई हर्ब, जिसके अंदर क्या है, इट इज द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन दी मेडिसिन। जो हम बात करते हैं कि कोई ड्रग है उसमें ड्राई हर्ब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो एक एक्टिव कंपोनेंट जो ड्रग का है, जिसकी वजह से हमें इफेक्ट देखने को मिलता है ट्रीटमेंट का, तो वो हम लोग इसको बोलते हैं ड्राई हर्ब। फिर आते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो पता ही है आपको फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक यूनिफाइड स्टडी है जिसके अंदर हम सारे केमिकल्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटर रिलेशन देखते हैं और आपस में इंटरेक्शन देखते हैं। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है, जिसके अंदर क्या आता है कि जो फार्माकोलॉजी है वो एक केमिकल एजेंट जो ड्रग होता है उसका इफेक्ट देखती है। तो इसी प्रिंसिपल पे हम वर्क करते हैं। सो फार्माकोलॉजी मोस्ट ड्रग्स आर जीनोपोइटिक्स, जिसके अंदर आपको केमिकल्स मिलेंगे जो सिंथेसाइज बॉडी में नहीं होते लेकिन इंट्रोड्यूस करते हैं हम बाहर से, तो इसीलिए इनको जीनोपोइटिक्स केमिकल्स भी कहा जाता है। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। तो इसकी जो ट्रिक आपको याद रखनी है, डॉक्टर बीमार नहीं पड़ते तो डॉक्टर सिक आपको याद रखना है। तो इसमें डी से आएगा आपका जो ड्रग है, क्या क्या प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन है। सबसे पहले डी से डिप्रेशन, आर से आपका आएगा रिप्लेसमेंट, एस से आपका आएगा स्टिमुलेशन, आई से आपका आएगा इरिटेशन, और सी से आएगा साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो आपको इससे याद हो जाएगा। अब आते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का जो आपका आता है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो अलग अलग रूट्स है, इसमें मैंने कंसाइजली पढ़ा है, तो आप इसको एक बार ऊपर ऊपर से मैं बताती हूँ अलग अलग रूट्स कैसे है, लोकल एक्शन दिखाने वाले और सिस्टमिक एक्शन दिखाने वाले। लोकल एक्शन को एक पर्टिकुलर पार्ट पे दिखाएंगे, जैसे कि टॉपिकल ऊपर ऊपर से अगर देखें, एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम जो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम, जैसे कि नेजल म्यूकोजा में लगा सकते हैं, ईयर कैनाल, आईज, वेजाइना, इन दी फॉर्म ऑफ लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, स्प्रे और ड्रॉप्स। डीपर टिश्यू अगर हम अंदर की तरफ जैसे सिरिंज के थ्रू दे रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्ट में, जो सिस्टमिक में बहुत स्लोली अब्सॉर्ब होगा, तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इसका एग्जांपल हो सकता है। फिर आर्ट्रियल सप्लाई हो सकती है, कहीं पे हम लोग क्लोज इंटर आर्ट्रियल इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी में हम लोग दे रहे हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स कैन बी इन्फ्यूजन फिमोरा और ब्रांकियल आर्टरी। तो ये तीन तरीके से डिवाइडेड है। सिस्टमिक रूट्स के अंदर अलग अलग है, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, क्यूटेनियस, इनहेलेशन, नेजल और पैरेंट्रल। तो ये आपको जैसे सबलिंगुअल की बात करें तो कोई टैबलेट जो हम जीभ के नीचे, टंग के नीचे रखते हैं, माउथ में रखते हैं, बकल कैविटी में, बकल म्यूकोजा में, तो वो उसके एग्जांपल है जीटीएन। रैक्टल के अंदर अगर रैक्टम में रखी जाती है ड्यूरिंग अब एनेमा वगैरह के टाइम पे, तो उन उसके अंदर कौन से ड्रग्स आएंगे, जैसे कि पैरासीटामोल दी जाती है, डाइजापैम दिया जाता है, बच्चों में, छोटे इन्फेंट्स में भी देते हैं ऐसी। क्यूटेनियस क्या होंगी, जैसे अगर हाईली पाइप सॉल्युबल ड्रग अगर स्किन के ऊपर अप्लाई करा और उसका प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन है धीरे धीरे, तो वो हो गए क्यूटेनियस। इनहेलेशन के थ्रू अगर कुछ इनहेल करा है नोज के थ्रू, सिस्टमिक एक्शन जैसे कि जीए, जनरल एनेस्थीसिया। फिर नेजल के थ्रू बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन नोज के थ्रू रिपीटली अब्सॉर्ब होंगे। पैरेंट्रल रूट क्या होते हैं,
पैर का मतलब है बियॉन्ड और एंट्रल मीन्स इंटेस्टाइन वाला। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जो डायरेक्टली आपके टिश्यू फ्लूइड या ब्लड में मिक्स हो जाती है और इंटरनल जो म्यूकोजा है उसको क्रॉस नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं, इंट्रावेनस दे रहे हैं, इंट्राडर्मल दे रहे हैं, तो आपको ऐसे ही लॉन्ग आंसर में आता है, आपको लिख कर आना है। फिर एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ड्रग डोजेस के ऊपर, कुछ फार्मूलाज पूछते हैं, जैसे यंग्स फार्मूला पूछ लेते हैं, डिलिंग्स डोज पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहले पता होना चाहिए जैसे कि आपका स्टैंडर्ड डोज क्या होता है, एक सेम अमाउंट ऑफ डोज इज अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट द पोर्शन। उसको हम उस पेशेंट्स के लिए जो कॉमनली जो डोज प्रिस्क्राइब करते हैं ना, जैसे कि कुछ क्लोरोक्विन की डोज हो गई, पेनिसिलिन की हो गई, वो स्टैंडर्ड डोज है कि इतनी हम सबको दे सकते हैं। रेगुलेटेड डोज होते हैं जो मॉडिफाइड फॉर्म में हमारी फंक्शंस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, जैसे किसी की बीपी कितनी है, एंटी हाइपरटेंसिव हर पेशेंट में सेम नहीं होती, डायूरेटिक्स हो गई। टारगेटेड लेवल डोज होती है कि इतनी तो हमें अचीव करनी ही है। द रिस्पॉन्स इज नॉट इजीली मेजरेबल बट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी ऑब्टेन्ड एट अ सर्टेन रेंज ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, कि जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन में कि प्रॉपर हमें पता नहीं है कितना, हम इजीली मेजरेबल नहीं है वो चीज़ कि कितनी है, लेकिन हमें इतनी रेंज में देनी है। जैसे कि अगर बात करें डिप्रेशन ड्रग्स हो गई ये सारी। टाइट्रेटेड डोज होती है जब उसका हमें बहुत ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए होता है, हमें उस डोज से मैक्सिमल थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए, बट वो हम डायरेक्टली उसको नहीं दे सकते, कैन नॉट बी गिवन, क्योंकि उसका एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, तो हम मॉडिफाइड करके उन ड्रग्स को देते हैं। वो दो फैक्टर से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटी को देखते हुए और क्वालिटी को देखते हुए। तो वो इंडिविजुअल डोज में हम चेंज करेंगे, बॉडी साइज के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका जो बॉडी वेट है केजी में उसको डिवाइड करेंगे 70 से, और जो भी एवरेज एडल्ट डोज देते हैं उससे मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चाइल्ड डोज की बात करें तो यंग्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एज अपॉन में एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। ऐसी चाइल्ड डोज एक होती है डिलिंग्स डोज के फॉर्मूले से एज अपॉन के अकॉर्डिंग स्पीशीज, रेसेस और जेनेटिक्स से अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। फिर आपको एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग पता होनी चाहिए कि क्या क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन क्या है, एज क्या है, इसको डायग्नोसिस क्या कर रहा है, सिग्नेचर, फिर नेम ऑफ द ड्रग, उसकी पोटेंसी, इंस्ट्रक्शन जो भी है, इस ना फिजिशियन के नीचे सिग्नेचर देख सकते हो। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एनेस्थीसिया के ऊपर, एनेस्थेटिक्स के ऊपर, जिसमें दो होते हैं, लोकल और जनरल। जनरल एनेस्थेटिक्स जो हम जीए से डिनोट करते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिवर्सिबल ड्रग्स विच प्रोडक्ट रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल दी सेंसेशंस एंड कॉन्शियसनेस, जो भी हमारी बॉडी में सेंसेस हैं उनका रिवर्सिबल, कि एक बार हम खोकर थोड़े टाइम के बाद वापस से रिगेन कर ले, ऐसे जीए एनेस्थेटिक्स होते हैं। इसमें लॉस ऑफ पेन हो सकता है, हमें उस टाइम पे फील नहीं होगा, लॉस ऑफ स्लीप हो सकता है और मसल रिलैक्सेशन हो सकता है। थर्ड आते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, ऐसे ड्रग्स जो एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं या टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी, स्पेशली जैसे अगर कहीं पे चोट लगी है, वहाँ पे पेन हो रहा है, वहाँ पर अगर हम दे रहे हैं, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ बॉडी में हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। इसको आपको याद रखना है, मेनली जी एंड एलिस। फिर जैसे इंजेक्टेबल कौन से होते हैं जिसमें लो पोटेंसी हो, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, आपको हाईली पोटेंट और लॉन्गर ड्यूरेशन तक जो देते हैं वो टेट्राकेन देते हैं, ब्यूपीविकेन देते हैं, रोपीवेकेन देते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। सरफेस एनेस्थेटिक्स के बाद आते हैं सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, जिसमें दो, सॉल्युबल कौन सा जैसे कि कोकेन, और इनसॉल्युबल कौन सा है, ऑक्सीजन, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे काम करते हैं, एले क्या करता है, ब्लॉक कर देता है जो नर्व का कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो सोडियम आयंस की जो एंट्री है उसको ही डिक्रीज कर देगा। ड्यूरिंग अप स्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, आपको पता है ना एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे जो मैक्सिमम एंट्री होती है उसी को वहाँ पे वो रोक देगा। तो एलए जो होता है इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल को, और डीपोलराइजेशन होने के कारण इट फेल्स टू रीच द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिनिमम चाहिए वहां तक वो पहुंच नहीं पाता, और कंडक्शन जो हमारा उस सिस्टम का है वो ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से हमें वहाँ पे सेंसेस फील नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स का ही फर्दर, कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हो सकते हैं, जैसे हम नाइट्रस ऑक्साइड की गैस सुंघा सकते हैं। इधर अगर वॉलेटाइल लिक्विड की बात करें, हेलोथेन की बात करें, इंट्रावेनसली बहुत फास्ट एक्ट करेगा, तो इंट्रावेनस हम कौन कौन सा देंगे, प्रोपोफोल दे सकते हैं। स्लोली एक्टिंग आपसे पूछ सकते हैं कौन से होते हैं, तो BZD आपको पता होगा, बेंजोडाइजापीन्स जो होते हैं वो स्लोली एक्टिंग होते हैं। आपका फास्ट एक्टिंग आपको याद रखना है, स्लोली एक्टिंग ड्रग कौन सा है वो याद रखना है। फिर यहाँ पे एक डिफरेंस की टेबल दे रखी है कि जनरल एनेस्थीसिया CNS पे एक्ट करता है, लोकल एनेस्थीसिया मेनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। एरिया ऑफ बॉडी इन्वॉल्व की बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया में पूरी बॉडी, और लोकल में रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। कॉन्शियसनेस की बात करें तो GA में लॉस, और लोकल एनेस्थीसिया में अनअल्टर्ड रहती है। तो ये सारा आपको यहाँ से मेन पॉइंट्स की टेबल इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन G and LA, डिफरेंस
ये लर्न करना है, ठीक है, यहाँ से आप ये पढ़ लेना। उसके बाद सीएनएस डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, ऐसे रेफर किया जाता है, ऐसे सेडेटिव्स या ट्रैंकुलाइजर्स, ऐसे सब्सटेंस जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको स्लो कर दे, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स देम यूजफुल फॉर ट्रीटिंग, हम जैसे कि कोई पर्सन बहुत एंशियस रह रहा है, बहुत घबराया हुआ, एंजाइटी है, बार बार नींद नहीं आ रही है, तो हम उनको सीएनएस डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें आपका बेंजोडाइजेपिन्स आते हैं, 2 तरीके के, डायजापैम हो गए, परेट्स हो गए, ऐसी चीज़ें हम उनको, नैम्ब्यूटेल मेनली दे रहे हैं जैसे, तो ये आपको ये याद रखना है। फिर आते हैं सिडेटिव, आपको इनकी डेफिनेशन जरूर पता होना चाहिए कि सीएनएस डिप्रेसेंट्स क्या है, सिडेटिव्स क्या है, ऐसा ड्रग जो थोड़े टाइम के लिए पर्सन को जो बहुत परेशान है उसे काम फील करे, एक्साइटेड फील करे, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, ऐसा नहीं कि वो सो रहा है बट उसको एक सूदिंग इफेक्ट दे रहा है। इट इज ड्यू टू सम डिक्रीज, अब उसकी मोटर एक्टिविटी और जो बॉडी एक तरीके से शांत वाले फेज में आ गई, तो इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, आपको मेलाटोनिन हो गया, ऑक्साजेपम हो गया, डाइजेपम हो गया, लोवाजेपम हो गया, ये सारे सिडेटिव्स हैं। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जब कोई सो ही नहीं पा रहा है उसको इंड्यूस करा दे, स्लीप मेंटेन करता है स्लीप, तो हिप्नोटिक्स जो होते हैं वो लोअर डोज में दिए जाते हैं, और अगर हिप्नोटिक्स को थोड़े कम अमाउंट में दे तो अगर वो ऐसे दे रहे तो वो सिडेटिव की तरह वर्क करेंगे, थोड़ा ज्यादा अमाउंट में देंगे तो वो स्लीप इंड्यूस करेंगे। फिर आता है आपका, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल नाइट्राजेपम याद रख सकते हो आप, ये किसकी तरह काम करते हैं, हिप्नोटिक्स, कैल्शियम ब्रोमाइड हो सकता है। फिर यहाँ पे आपको बार्बिट्रेट्स, बेंजोडाइजेपिम, इनके अलग अलग एक्टिंग इफेक्ट्स दिखा रखे कि लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है, शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है, अल्ट्रा शॉर्ट कौन सा है, तो एक एक नाम आप याद कर सकते हो। एक आपको कन्वर्जेंट ड्रग्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके नाम पता होना चाहिए कि एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स कौन से होते हैं, डाइजापेम और लोराजेपम, ठीक है। एंटी एंजाइटी में भी यही है, तो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो हिप्नोटिक्स में भी डाइजापेम है, तो एक तो आपको मेनली याद ही रह जाएगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो पढ़ना है वो एक्शन की बात करें तो दीज आर सीएनएस डिप्रेसेंट, अभी हमने ऊपर पढ़ा सीएनएस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, कैटेगरी कैसी है, ये ब्रेन फंक्शन को स्लो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत अलग अलग काइंड्स के सीएनएस डिप्रेसेंट्स अवेलेबल होते हैं ऑन विच एक्ट्स ऑन द ब्रेन बाय इफेक्टिंग द न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा, गाबा, ये आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर गाबा पे एक्ट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ब्रेन केमिकल्स, बताइए आपको, जो कंडक्शन का पाथवे फॉलो करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो गाबा वाला है उसका अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो ब्रेन एक्टिविटी पे वो काम करता है, गाबा वर्क्स बाय डिक्रीजिंग ब्रेन एक्टिविटी, तो दे इंक्रीज गाबा एक्टिविटी दैट दे प्रोडक्ट और रिलैक्सिंग इफेक्ट बेनिफिशियल। जो गाबा होता है ना वो नेगेटिव वर्क करता है, ब्रेन का प्रोसेस पे जाकर स्लो करता है, उसकी एक्टिविटीज डिक्रीज करता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे अगर हम गाबा का इंक्रीज कर रहे हैं तो द इंक्रीज इन गाबा, तो एक्टिविटी दैट प्रोडक्ट और रिलैक्सिंग इफेक्ट एंड बेनिफिशियल फॉर दो सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमने गाबा इंक्रीज कर दिया तो उसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ब्रेन के ऊपर है कि वो जाके उसे स्लो करेगा, तो उसकी वजह से वो रिलैक्सिंग फील करेगा पर्सन, जो भी एंजाइटी से परेशान है, स्लीपिंग डिसऑर्डर से परेशान है। फिर जो अभी नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रैंक्यूलाइजर्स, ये भी शॉर्ट में आता है, तो एक ऐसा ड्रग जो आपको कामनेस फील कराए, रिलीव करे एंजाइटी, और फर्स्ट ट्रैंक्यूलाइजर कौन सा बना था ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इसकी ब्रांड नेम के साथ, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला क्लोरोडाइजोपॉक्सी डिहाइड्रोक्लोराइड, ब्रांड नेम इज लिब्रियम, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर मोस्ट ऑफ दीज आर पोटेंशियली एडिक्टिव, बहुत सारे ऐसे जब ज्यादा ले लेते तो एडिक्शन होने लग जाता है उसको, जो भी बेंजोडाइजेपिन की फैमिली के है वो मेनली एडिक्टिव है। 2 तरीके के आपको ट्रैंक्यूलाइजर होते हैं, मेजर एंड माइनर। मेजर ट्रैंक्यूलाइजर्स आर क्लोरोप्रोमाजिन, थोराजिन, और अगर माइनर की बात करें तो वेलियम, जोनेक्स, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं एंटीपायरेटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, आप बुक से रेफर कर सकते हो थोड़ा और कंटेंट। तो आपको पहले तो NSAIDs की वेरी शॉर्ट में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को हम NSAIDs की कैटेगरी में रखते हैं। ये नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, ये पूरा अगर हम पढ़े तो इसमें क्या होता है, ये ना टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं फीवर के अंदर, लेकिन ये क्या नहीं करते, हाइपोथर्मिया नहीं करते, मतलब इतना ज्यादा डाउन नहीं करेंगे कि पर्सन को हाइपोथर्मिक कंडीशन आ जाए। नॉर्मल थर्मिक इंडिविजुअल्स के अंदर अगर हम इसको दे रहे हैं तो वो हाइपोथर्मिक की कंडीशन नहीं करेंगे, सिर्फ टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे। जो फीवर होता है इसका एक्शन है फीवर ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जो हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन अगर फैल चुका है, कोई टिश्यू इंजरी हुई है, उसकी वजह से जो फीवर होता है, पायरोजेंस को फॉर्म करते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से हमें हाई ग्रेड फीवर होता है, जिसके अंदर क्या क्या पायरोजेंस आ सकते हैं, ILS आ सकते हैं, सारे TNF फैक्टर्स आ सकते हैं, इंटरफेरोन्स जो होते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे बॉडी में PGE2 ये प्रोडक्शन हाई हो जाता है हाइपोथैलेमस में, और इसकी वजह से ही हमारा टेम्परेचर रेज होता है। तो NSAIDs क्या कर रहे हैं, आपको ये एक्शंस पता होने चाहिए। NSAID ब्लॉक कर रहे हैं इन्हीं पायरोजेंस का एक्शन, बट लेकिन PGE2 को, बट नॉट दैट ऑफ PGE2 इंजेक्टेड इनटू द हाइपोथैलेमस। ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं पायरोजेंस को, जो हमारे पायरोजेंस फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि जाकर PGE2 जो हमारे हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हो चुका है उसे कम करें, लेकिन ये क्या करते हैं, ये करते हैं पहले ही पायरोजेंस को कम कर देंगे, इसकी वजह से आगे के जो PGE2 वो ही फॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो ये काम इनका होता है।
एनाल्जेसिक्स का मतलब पेन किलर होता है। यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है, पी से पैरासीटामोल, ए से एस्पिरिन, आई से आइबुप्रोफेन और एन से निमोसाइड, ये सारे एनाल्जेसिक्स है। मेनली आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हो और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में तो आप इससे लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो पायरेजेंस होते हैं वो हाइपर एनाल्जेसिक की कंडीशन को जाकर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं, एनासाइड्स दे रहे हैं, वो जाकर उसका जो नर्व एंडिंग है उसको स्टिमुलेट होने से रोक देंगे। तो वहाँ पे जो पेन का इफेक्ट है वो रिड्यूस होगा, एलिसिट कर देते हैं पेन का इफेक्ट जो नॉर्मली फील होता है उसको रोक देंगे। फिर उसके बाद इसी की क्लासिफिकेशन दे रखी है, जैसे कि नसाइड्स जो होते हैं मेनली वो एनएसआईडीज जो भी इन्फ्लामेशन है उसके अगेंस्ट जो पेन हो रहा है उसके ऊपर मेनली इफेक्टिव शो करते हैं रिस्पॉन्स। उसके बाद ऐसी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के नाम दे रखे हैं, ओपियोइड एनल के नाम दे रखे हैं, नॉन ओपियोइड के दे रखे हैं, तो आपको यहाँ से ही पढ़ना है। फिर आते हैं ऐसे एनएसआईडीज जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटीपायरेटिक भी होते हैं और एनाल्जेसिक्स भी होते हैं। वो मेनली क्या करते हैं, कॉक्स-2 इनहिबिटर पे वर्क करते हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, वो आपको लिख कर आ रहा है। और ऐसे एनाल्जेसिक्स जो एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक जिनका लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, इन्फ्लेमेशन पुअरली रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें आते हैं एग्जाम्पल नेफोपेम एंड पैरासीटामोल। फिर एंटी एपिलेप्टिक्स जो दौरे के टाइम पे, एपिलेप्सी के टाइम पे दिए जाते हैं, उनको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। इसमें एपिलेप्सिस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सीएनएस का वो डिसऑर्डर है जिसके अंदर इन विच कॉन्शियसनेस तो थोड़ी थोड़ी खत्म होती है, लॉस होती है, और लेकिन कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, सेंसरी और साइकेट्रिक फिनोमिना होता है ये। ड्रग्स क्या क्या देने दिए जाते हैं इसके अंदर वो आपको एक दो याद होने चाहिए, जैसे कि कार्बामेजेपिन याद हो सकता है, फिर आपका गाबापेंटीन याद हो सकता है। तो ऐसे मेन मेन आप इसमें से लर्न कर लेना। फिर नेक्स्ट इज एंटी हाइपरटेंसिव, ये मेरे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आया था 2021 में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन की कंडीशन में देने की वजह से एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंशन क्या होता है, मिडिल एज में बहुत कॉमन बीमारी है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। ये एक डिजीज नहीं है, एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो हमें हर एक सिम्टम की तरह भी मिलता है, कार्डियोवेस्कुलर मोर्टेलिटी के अंदर भी मिलता है, मॉर्बिडिटी में भी मिलता है। और पर्टिकुलरली डिसऑर्डर क्या है इसके अंदर, कि ब्लड प्रेशर का अब नॉर्मल रेंज में होना। फिर इनका एक्शन जो है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन है। कुछ हमें ऐसे एंटी हाइपरटेंसिव है जो डायूरेटिक की तरह वर्क करते हैं, तो डायूरेटिक्स का एक पर्टिकुलर पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि कौन सा ग्रुप है, तो थायराइड, पोटेशियम स्पैरिंग इसके अंदर आएगा। कुछ एसी इनहिबिटर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। एंजियोटेंसिन के ऊपर अगर काम करते हैं उन्हें हम 81 रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोलते हैं, जैसे कि लोजार्टन, वैलेसेप्ट्रम, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आप इसमें से देख सकते हो बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर के नाम पूछ लेते हैं, बीटा अल्फा दोनों के भी पूछ लेते हैं, और यहाँ से वेजोडायलेटर में भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये वन वन वर्ड में ऐसे या फिर वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। फिर यहाँ से एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होंगे, जो एंजाइना पेक्टोरिस का टर्मिनेट अटैक्स जो आते हैं, अटैक्स जो आते हैं उसको टर्मिनेट कर दे, प्रिवेंट करें, तो वो होता है आपके एंटी एंजाइनल ड्रग्स। फिर यहाँ से आपको नाइट्रेट डायलेट्स ड्रग्स के थोड़े बहुत एग्जांपल याद रखने हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, बीटा ब्लॉकर, मेन रख सकते हो, पूरा याद करने की नीड भी नहीं है। फिर आते हैं एंटी प्लेटलेट्स, जो हमारे ड्रग्स जो इंटरफेयर करते हैं प्लेटलेट के फंक्शंस के साथ और यूजफुल होते हैं इन दी थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर्स के अंदर, मेनली आर्टरियल थ्रोम्बोसिस के अंदर, और एंटी कोगुलेंट होते हैं, तो उनको हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कहते हैं। इसमें एस्पिरिन एग्जाम्पल है। सीएडी के अंदर हम मेनली देते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर या फिर अनस्टेबल एंजाइना में। फिर आते हैं नेक्स्ट एंटी कोगुलेंट, जो ब्लड के अंदर कोगुलेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि आपके सोडियम ऑक्जेलेट होता है, इसके एग्जाम्पल है सोडियम सिट्रेट हो गया। अब अगर थ्रोम्बस फॉर्म हो चुका है उसकी लाइसिस करनी है तो हम स्ट्रेप्टोकाइनेज मेनली यूज करते हैं, तो क्लॉट को जो रीचैनलाइज कर दे वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसको हम उसमें यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करते हैं। फिर ऐसी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स होते हैं जो लिपिड लेवल पे लिपोप्रोटीन्स पे ब्लड के जाके एक्ट करते हैं, उनको लोअर करते हैं, तो आपको इसके भी एक दो नाम याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ से हेमोपोइटिक ड्रग्स होते हैं जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब अनीमिया किसी को हो जाता है सीवियरली, तो अनीमिया में क्या होता है, तो ब्लड लॉस हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की, तो हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है। तो उसके अंदर हम आयरन और फेरस के सल्फेट के कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स देते हैं। अगर विटामिन B12 की वजह से तो साइनोकोबालमिन, हाइड्रोक्सीकोबालमिन, मिथाइल कोबालमिन देते हैं। फॉलिक एसिड की वजह से तो फॉलिनिक एसिड और फॉलवाइड देते हैं। फिर ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, ड्रग दैट कॉजेज द वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई उसको वाइड करे जिससे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इजीली हो पाए, तो अस्थमा के अंदर मेनली हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। इसके अंदर आपको एक दो नाम बस याद रखना है। उसके बाद इसी में शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग डिवीजन दे रखे हैं, तो इसको आप याद कर सकते हो एक ट्रिक से, जिसके अंदर प्लीज PLS है, और वो किसके अंदर आएगा, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है ब्रोंकोडायलेक्टर के, तो वो यहाँ से आपको याद रखना है। और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर फॉर्म से फॉर्मो टायरोल है FORM से, उसके बाद क्लैनब्यूटेरोल है CL से, फॉर्म क्लास लिखा है मैंने ये, उसके बाद एसाइलेमेट्रोल है SA से। उसके बाद एरोजोल्स क्या होते हैं, स्प्रेज जो हमने पढ़े भी हुए हैं, ये
इन्वायरमेंटल वाले चैप्टर में, तो जितने भी टाइप के स्प्रेज जो ड्रग की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, एरोजोल्स होते हैं, उनको उसमें सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्यूट मिक्स होते हैं, वो स्प्रे की फॉर्म में जो मिलता है दैट इज एरोजोल्स। इनहेलेंट्स क्या होते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंस जो हम डायरेक्टली नोज के थ्रू केमिकल वेपर्स इनहेल करते हैं। इनका भी साइको एक्टिव और माइंड अल्टरिंग इफेक्ट होता है। फिर आते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूकोकाइनेटिक्स आर ड्रग्स बिलीव टू इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रीशन। ऐसे ड्रग्स जो ब्रोंकियल सिक्रीशन को इंक्रीज कर दे, उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस कर दे, और जो हमारी कफ के बाद स्प्यूटम फॉर्म होती है उसकी वजह से कफ के थ्रू वो निकल जाए। तो इसके अंदर ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर होते हैं और साथ में म्यूकोलाइटिक्स ड्रग्स होते हैं। डिमलसेंट्स भी पूछा जाता है इसकी डेफिनेशन कि डिमलसेंट क्या करते हैं, हमारी जो थ्रॉट है उसके अंदर जाके सूदिंग इफेक्ट देते हैं, एफरेंट इम्पल्सेस को रिड्यूस करते हैं, साथ में जो हमारा इरिटेटेड म्यूकोसा है उनको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे देते हैं। तो ये बेसिकली हम डिमलसेंट्स ड्राई कफ में देते हैं। उसके बाद इसमें फेरेंजियल डिमलसेंट्स के एग्जाम्पल आते हैं, कफ ड्रॉप्स वगैरह सारी डिमलसेंट्स में आ रही है। फिर ऐसी डाइजेस्टेंट्स है, कार्मिनेटिव्स पूछा जाता है कि कार्मिनेटिव्स ऐसी हर्ब है जो जीआईटी में मेनली दी जाती है, गैस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, तो कार्मिनेटिव्स वहाँ पे देते हैं। इसके अंदर मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, एल्कली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम दे सकते हैं। एंटी एसिड्स में भी एक दो एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, जैसे डाइजीन होता है, म्यूकेन हो गया, तो ये सारे जो पीएच को न्यूट्रलाइज कर दे गैस्ट्रिक एसिड के। फिर एंटी अल्सर ड्रग्स आ गए। नेक्स्ट आते हैं लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स में भी थोड़ा बहुत अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो एक बार आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि लेग्जेटिव्स क्या होते हैं। जो बॉवल जो कॉन्स्टिपेशन में हम देते हैं, इवैक्यूएट करवाते हैं, माइल्डर एक्शन वाले होते हैं, तो उसमें सॉफ्ट स्टूल फॉर्म होंगे। परगेटिव्स हो सकते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है विद फ्लूइड इवैक्यूएशन, तो ये आपको पढ़ना है। फिर बल्क फॉर्मिंग कौन से हैं, डाइटरी फाइबर स्टूल सॉफ्टनर कौन से हैं, स्टिमुलेंट प्रोगेटिव्स कौन से, और ऑस्मोटिक प्रोगेटिव्स कौन से हैं। फिर एंटी डायरियल, एंटी एमेटिक रीड करके चले जाना। हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स पता होने चाहिए एक दो कि कौन कौन से हैं, जो लीवर सेल्स पे जाके रीजनरेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें हम हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स कहते हैं। इसमें लीवर इन्फ्लामेशन में देते हैं, अल्कोहल के केस में देखते हैं, लीवर साइरोसिस के केस में देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर ऐसे डायूरेटिक्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी से नेट लॉस कॉज करते हैं सोडियम एंड वाटर का यूरिन के थ्रू, उन्हें हम डायूरेटिक्स कहते हैं। फिर इनकी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे, ऑस्मैटिक हो सकती है, हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स हो सकते हैं, मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स हो सकते हैं। एंटी डायूरेटिक जो प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं यूरिन वॉल्यूम को, तो इसमें आपको एक दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे वेजोप्रेसिन। और एंटी डायरेटिक हार्मोन हमको पता ही है होता है डेस्मोप्रेसिन, और इसमें थायजाइड डायूरेटिक्स कौन से, एमिलोरॉइड, ये आपको याद रखना है, कार्बामेजेपिन। मिसलिनियस में कोई भी एक ड्रग का नाम याद रखना तो ये रख लेना। फिर गॉल स्टोन को जो रिजॉल्व करते हैं वो है यूरसोडायोल। हार्मोनल थेरेपी क्या होती है, जो हम लोग इंड्यूस करते हैं, हार्मोन्स का यूज करते हैं थेरेपी की फॉर्म में, तो उसे हम हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं। इसका एक्शन क्या होगा, रिसेप्टर पर टारगेट सेल पर जाके वर्क करता है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए देंगे, ग्रोथ इनिबिटर्स देंगे, प्रोलैक्टिन में ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स में हम क्या क्या देते हैं, एफएसएच एलएच देते हैं, इनके मिक्स कॉम्बिनेशंस देते हैं। उसके बाद थायराइड में हम आयोडीन के सब्स्टिट्यूट्स देते हैं। फीमेल एंड मेल हार्मोन और इंसुलिन हम डायबिटीज मेलाइटस में देते हैं। फिर एंटी ओबेसिटी, एंटी डायबिटिक, डायबिटिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ड्रग्स जो हम डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम, इसमें दो टाइप्स की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर लैक ऑफ इंसुलिन होता है, इंसुलिन मोस्ट टाइप कॉमन है टाइप 1 की डायबिटीज में, जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। टाइप 2 की जो डीएम है, डायबिटीज मेलाइटस, इसमें हमारी बॉडी इंसुलिन से रेजिस्ट हो जाती है, बॉडी में इंसुलिन फॉर्म हो रहा है लेकिन वो बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी है। तो टाइप एंड डायबिटीज मेलाइटस जो होती है टाइप 2, वो मोस्ट कॉमन टाइप की है, ये हमें पता होना चाहिए। टाइप 2 की ड्रग्स कौन से होते हैं, टाइप 1 में हम इंसुलिन वगैरह, और टाइप 2 में सेंसिटाइजर्स देते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आपको ज़्यादा याद नहीं करने, बस एक दो देख लेना, जो याद हो जाए कर लेना। फिर एंटी थायराइड, ऐसी थायराइड हार्मोन पर जाकर जो रिएक्शन फंक्शनल कैपेसिटी को इसकी इंक्रीज करे। ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग, गैलेक्टोगॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गैलेक्टोगॉक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे फूड या मेडिकेशन या हर्ब्स जो हमें हेल्प कर रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क जिनकी सप्लाई कम है, मदर को फीड करना है, उसको वो इंक्रीज कर देते हैं। तो बेसिकली प्रोलैक्टिन जो वुमेन के अंदर ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस कराता है उसको एनहेंस करते हैं। मोस्ट ऑफ द गैलेक्टोलॉग्स वर्क बाय इंक्रीजिंग द प्रोलैक्टिन लेवल्स, जिसके अंदर आपको दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको एक तो याद रख सकते हैं, डोमिपैरियोलन, ये याद रखना है कि जो डॉम पैरियो लोन एग्जाम्पल याद रखना है, डॉम पैरियोलोन क्या करता है, ये जाकर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पे एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ भी गया तो आप लिख कर आ सकते हो, ये आपने स्वस्त्रत में भी पढ़ा होगा, तो वहीं से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन कौन से है, जैसे कि अगर हम पिल्स की फॉर्म में क्या देते हैं। फिर आप इंजेक्शन की फॉर्म में डीएमपीए, डीएमपीए की फुल फॉर्म आ सकती है डिपोट मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, तो इसकी आपको ही पता होनी चाहिए। और इम्प्लांट्स कौन से, नॉन प्लांट हो गए जिसमें लेवोनर्जेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव में आपके
क्या क्या आते हैं, एंड्रोजन, साइटोटॉक्सिक ड्रग और गॉसिपॉल, ये तो आपको पता होगा। फिर ऐसी एंटी माइक्रोबियल है, ये थोड़ा बहुत पढ़ना है, जस्ट रीड कर लेना इस पीडीएफ से इसको। फिर एंटीबायोटिक्स अलग अलग है, जैसे कि फंगस से अगर हम देखें तो पेनिसिलिन बैक्टीरिया से पॉलीमैक्सिन बी हो गई, एक्टिनोमाइसिटीज से कौन सी है। एंटीबायोटिक्स आपको प्रॉपर पढ़ के जाना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम वाले पूरे। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिकल ड्रग्स कौन से हैं, एंटी मलेरिया में क्या क्या यूज़ करते हैं, ये थोड़ा बहुत देखना है। सारे याद नहीं होंगे तो मेन मेन जो याद हो सकते हैं, जैसे कि क्विनीन हमें पता है, इसकी डोज पढ़ लेना, क्लोरोक्वीन पता है, ये मेनली आपने उसमें स्वस्वृत में भी पढ़ा होगा, मलेरिया जब टॉपिक, मलेरिया के जो प्रोग्राम्स हैं तो उसमें आप ये थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एंटी फंगल ड्रग्स में से आप पढ़ सकते हो, बेंजोफ्यूरेन पढ़ लेना इधर से। और ऐसी एंटी हेलमिंथिक ड्रग क्या होते हैं, जो वर्मीसाइड पे जाके एक्ट करते हैं, जो हेलमिन्स पे जाके एक्ट करते हैं। इसमें आपको जो मोस्ट कॉमन है एल्बेंडाजोल, ये पता होगी, ये लर्न कर लेना। मेबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल मेनली हम देते हैं। फिर ऐसी एंटी फिलेरियल ड्रग्स हो गए, इसमें आइवरमेक्टिन, ये याद हो सकता है, जो फिलेरिया पे एक्ट करते हैं। एंटीसेप्टिक्स इंपॉर्टेंट है टर्म, जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है, कनॉट करते हैं, एजेंट को इनहिबिट करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं जो भी कॉन्टैक्ट में आते हैं। लिविंग और सर्फेसेज जैसे स्किन, माउथ, उस पर हम एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं। वेल दोज यूज फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम इंस्ट्रूमेंट्स, वाटर सप्लाई, उनको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। अगर लिविंग पे कर रहे हैं दैट इज एंटीसेप्टिक, और अगर हम कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उस पर कर रहे हैं तो डिसइंफेक्ट करते हैं उस जगह को, तो हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। एंटीसेप्टिक केमिकल सब्सटेंस है जो स्लो कर देते हैं या फिर रिटार्ड कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, और हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में। इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे फिनॉल से ड्राइव हो सकते हैं तो फिनॉल और क्रिजॉल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो परमैंगनेट आते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, हेलोजेंस है तो आयोडीन एंड क्लोरीन। तो आपको यहाँ से ये देखना है। ऐसे कुछ कुछ डाइज भी आती हैं, प्रोफ्लेविन हो गए, फ्यूरेन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, नाइट्रोफ्यूराजोन। विटामिन में कोई भी विटामिन आ जाएगा, उससे आपके यूजेस पूछ लेंगे, बट मेनली जो पूछा जाता है वो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं। बी एंड सी वाटर सॉल्युबल, एडीई के दैट इज फैट सॉल्युबल। यहाँ चार्ट दे रखा है, ये आपको चार्ट से लर्न हो जाएगा, उसका इफेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारा विटामिन ए का मेनली इफेक्ट होता है विजन पे, है ना, जिसको हम लोग मेनली किसके लिए काम करते हैं, जैसे कि हमारे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया उस पर। डी का हो गया आपका रिकेट्स और ऑस्टियोमेलाइशिया के अंदर, इसलिए आप इसको टेबल को एक बार रीड कर लेना। मिनरल्स भी पता होना चाहिए कि जो डाइटरी एलिमेंट होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर केमिकल एलिमेंट होता है जो डाइट में प्रेजेंट होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाकर एनहेंस करता है उसका इफेक्ट, कि वो ग्रोथ वगैरह में हर चीज़ में हमें यूज़ हो। 4 एलिमेंट्स मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट होते हैं। तो ये अबंडेंस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, और इनके ऊपर अलग अलग ऐसी ट्रेसेस में भी होते हैं, माइनर डाइटरी एलिमेंट्स और ज़्यादा मेजर में, तो अलग अलग आपके लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हो। फिर आते हैं वाटर इम्बैलेंस एंड आईवी फ्लूइड्स। वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने पढ़ा होगा, किल्ड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड, लाइव एटीन्यूएटेड एंड टॉक्सॉइड्स। इनकी क्लासिफिकेशन है कौन कौन सी किस में आती है, ये आपको वैसे भी चार्ट याद करके जाना है फॉर स्वास्थ्य। इसकी कुछ निमोनिक्स अवेलेबल हैं, वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। फिर एंटीवेनॉम्स आपने गद में पढ़ा होगा, स्नेक्स का टॉपिक तो और स्कॉर्पियो का, तो उसी को यहाँ पे लिखना है। फिर ड्रग्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस, आइज इन्फेक्शन में आपको कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं, तो आप ये याद रख लेना, टेट्रासाइक्लिन फॉर आई इन्फेक्शन। फिर उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट आता है एंटी कैंसर ड्रग्स, तो इसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स में से कौन कौन से याद रख सकते हो, इसमें से आप नाइट्रोजन मस्टर्ड याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, से छोड़ सकते हो। एंटीबायोटिक्स में से याद रख लेना बस एक्टिनोमाइसिन डी, और नेक्स्ट आप यहाँ पे प्रोजेस्टिन याद रख सकते हो। एंटी एंड्रोजन में से बस नाम नाम याद रख लेना हेडिंग्स की, एंटी कैंसर ड्रग का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, एक तो एल्काइलेटिंग है, एक एंटी मेटाबोलाइट्स है, एक एंटीबायोटिक्स है, विंसा एल्कलॉइड्स हैं, जो नाम से ही हो जाएगा विंसा वाला तो। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट मिसलिनियस ड्रग्स में से बस प्रोकार्बेजिन लिख देना, एंटी एंड्रोजन एरोमेटेज। फिर यहाँ पे जीएनआर, आज जो ग्रोथ वाला होता है ना, जो आपका GnRH एनालॉग्स हैं, वो आपको लिखना है। फिर प्रोजेस्टीन्स, ऐसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारी बॉडी में जाके रेगुलेट करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं किसको, इम्यून सिस्टम को, तो उसे हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर कहते हैं। इसमें 2 है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। फिर आपके एंटीहिस्टामिन्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप क्या करते हैं, जब हमें एलर्जिक रिएक्शन होता है कोई भी बॉडी के अंदर तो इफेक्ट दिखता है हिस्टामिन का, तो उसको बेसिकली एलर्जीज में हम यूज करते हैं एंटीहिस्टामिन्स, तो उसको रिड्यूस करते हैं। दे इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी, क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं जो भी रिसेप्टर्स हमारे हिस्टामिन के, 2 तरीके के होते हैं, H1 एंड H2, उन दोनों को ये ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे हम मेनली जो यूज करते हैं स्नीजिंग के टाइम पे लिवोसिट्राजिन, तो वही लिखा हुआ है।
सिट्रेजिन एंड लीवोसिट्रेजिन, ये मेनली आप याद रख सकते हो। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको फार्माकोलॉजी के ब्रीफ बीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइज रिवीजन हो गया होगा। मेन पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर, so that it gives me so much motivation to make another video for you, or do share in the comment section about